वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग कवर कर रहे थे यूपीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो सभी क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हों और सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। पिछली क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ। आपका क्या स्कोर है कमेंट करके बताइएगा। और समय रहते आप अपनी प्रिपरेशन यूपीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, लाइक आप आरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीपीसीएस में आप 2026 अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको प्री प्लस मेंस आपको कंप्लीट फाउंडेशन बेस से शुरुआत करनी चाहिए प्री प्लस मेंस की। और अगर इस बार का आप मेंस टारगेट कर रहे हैं 2025 मेंस एग्ज़ाम, तो भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए पेड ग्रुप से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको जो सिलेक्शन मटेरियल प्रोवाइड कराता है वो लेटेस्ट अपडेटेड और रिवाइज्ड होता है, जहाँ से आप देखेंगे अभी जो पिछला पेपर हुआ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 134 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट से या फिर टेस्ट सीरीज से, पेड क्विज से। ये आप प्रूफ भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप यूपीपीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके सामने ये पेड ग्रुप दिए गए हैं जिसमें आप स्टडी मटेरियल और उसके साथ साथ डाउट ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जनरल हिंदी के लिए स्टडी मटेरियल मिल जाएगा फीडबैक के साथ। और इसके अलावा 90 डेज़ की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है, वो भी आपके सामने ये कोर्स दिए गए हैं। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कॉल के थ्रू अपनी जानकारी ले करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स अगले एग्ज़ाम को टारगेट करें, जैसे कि 2026 का एग्ज़ाम आपका होना है, तो आप फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का फाउंडेशन बैच अवेलेबल हो चुका है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए फुल पेड ग्रुप है विदाउट क्लियरेंस, 9000 फी पे करना है आपको। इसको पे करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज़ और जो भी सीसेट के नोट्स हैं, कंपाइलेशन है, लिस्टिंग्स है, डेली मंथली करंट अफेयर, इस सबका सब कुछ इसमें मिल जाएगा विद डाउट क्लियरेंस। अगर आप चाहते हैं डाउट क्लियरेंस नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, 6500 पे करना है और आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना चाहते, सिर्फ स्टडी मटेरियल आपको 4000 में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए भी अलग से आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पेड क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर को जिनको प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ करंट अफेयर आपकी नहीं कंप्लीट हो पा रही, तो करंट अफेयर के लिए भी मात्र 2000 में आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बीईओ का भी नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन इसी बार हो आपका और इधर उधर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, पहली बार में सिलेक्शन लेना है, तो बस बिना कुछ सोचे समझे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न और सिलेक्शन की तैयारी कराई जा रही है। अभी तक यूपीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स उठा करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पूछे जाते हैं। सिलेक्शन के लिए आपके लिए काफ़ी प्रश्न वहाँ पर होते हैं, जैसे कि आपको जो प्रैक्टिस कराई जा रही है वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 31st क्वेश्चन हमारे सामने है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं जिन पर वह आधारित है। सेकंड स्टेटमेंट है, राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। इसमें देखिए दोनों ही कथन सही है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो आधार है वो स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है और राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं होता है, ये लोकसभा में होता है। 32nd क्वेश्चन देखिए, पारिवारिक न्यायालयों में इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पारिवारिक न्यायालयों की जो स्थापना है वो 1984 का जो पारिवारिक न्यायालय अधिनियम है उसके आधार पर की गई थी और इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व तो संभव नहीं है। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 33rd क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। एक तरफ राज्य हैं, उनकी राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है और उत्तराखंड है। बताना है इनमें सीटों की संख्या राज्यसभा में कितनी है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 है। छत्तीसगढ़ के बाद देखते हैं झारखंड है, झारखंड की 6 है, तेलंगाना की 7 है
और उत्तराखंड की 1 है। तो हमारे पास हो जाएगा ए का 4 होगा, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है। 4 3 2 1 हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। 34th क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। कलकत्ता में जो ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में किया गया था। 35th क्वेश्चन हमारे सामने है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। सबसे पहले दिया गया लिस्ट 1 में नियंत्रण परिषद की स्थापना, यहाँ पर नियामक अधिनियम 1773 है, पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। नियंत्रण परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 का। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 2, ए का 2 है और बी का 1 है। 2 और 1 हमें एक ही ऑप्शन में दिया गया है और ये नीचे आंसर भी मिल गया। अगला देखते हैं, इंग्लिश मिशनरियों की जो कार्य करने की अनुमति है वो 1813 के एक्ट से मिली थी और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य जुड़ा था 1833 के एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट आया था। 36 क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या फिर 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका राइट आंसर होगा किसी अधिनियम में भारतवासी प्रशासन में कुछ हिस्सा ले सकते हैं। ये इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया था 1861 में जिसमें ऐसा प्रावधान था। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी जो आया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, उसके ज़रिए से संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। 38 क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1935 में, 1937, 1946 या 1947। अभी मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। देखिए किस वर्ष पूछा गया है, एक्ट नहीं पूछा गया है। अब तो 1935 का था अधिनियम, लेकिन ये बना कब था? तो 1937 में स्थापित किया गया था। कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों ही ऑप्शन दे दिए गए थे, इसलिए यहाँ पर गलत होने की संभावना ज़्यादा थी। 39वां क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 का एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए द्वैध शासन केंद्र में बात कर रहा है, ना कि प्रांतों में। जब केंद्र की बात होगी तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम याद रखना है, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन अगर दिया होता तो हम 1919 को टिक करते। द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त कब किया गया? तो 1935 ही होगा और केंद्र में लागू किया गया। देखिए जो मैंने बताया वही प्रश्न आपको आगे देखने को मिल गया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 का जो भारत सरकार नियम आया था ये 1909 का था और ये 1935 का। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, तो जो विधान पालिका है, विधान पालिका को द्विसदनी बना दिया गया था। आप देख रहे होंगे आपको ये सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जा रहे हैं। तो पॉलिटी के टॉपिक वाइज PYQ हो रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज तो आप कर ही रहे हैं, टॉपिक वाइज भी हो रहे हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, PYQ सॉल्व करना है तो इस तरीके से आपको सीरियल में मिल जाएंगे। 41वां क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935, 1909 या 1947। चारों ऑप्शन देखिए और इसको बताइए। सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके द्वारा जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आर्टिकल 123 पता है ना, जब कोई भी एक सदन या दोनों सदन नहीं होते हैं सत्र में तो क्या होता है, राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है कि वे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 123, ये शक्ति कहाँ से मिली? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 42वां क्वेश्चन देखिए, एक संघीय व्यवस्था
और केंद्र में द्वैत शासन भारत में कब लागू किया गया? ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं। अभी तक जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसमें मुझे लग रहा है इसका आंसर आपको पता होगा। नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 1935 का अधिनियम आता है, संघीय व्यवस्था लागू की जाती है, केंद्र में द्वैत शासन लगता है, प्रांतों से द्वैत शासन हटाया जाता है, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है जो कि इसी एक्ट के द्वारा 1937 में हुई थी। 43rd क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल था? 1935 का एक्ट, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 या कैबिनेट मिशन 1946 का? ऑप्शंस घुमाने वाले दे दिए गए, लेकिन सिंपल सा आंसर इसका ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल था। 44th क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में जो अवशेष शक्तियां हैं वो किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका, प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल या प्रांतीय गवर्नर को? अब देखिए 1935 का एक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग कौन होगा? गवर्नर जनरल हो जाएगा। जो अवशेष शक्तियां थी वो किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास रखी गई। 45th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ और महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव भी नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। इसका देखिए देश के लिए जो लिखित संविधान है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया था, लेकिन ये स्थायी और महत्वपूर्ण अवयव नहीं था। इसके अलावा बाकी सब आप ऑप्शन देख सकते हैं। ये आज के प्रश्न थे। आई होप आपको समझ में आएंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का, क्योंकि PYQs हैं और अभी तक UPPSC द्वारा जितने भी एग्जाम हुए सभी में पूछे गए हैं। आप चाहते हैं ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। पेड ग्रुप की जानकारी मैंने पहले भी दी है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये नंबर्स आपके सामने, इन पे कांटेक्ट करके आप UPPSC प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, तो फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मैंने दिन में ही दी है, उसको फिर से देख लीजिएगा। और इसके अलावा RO के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, मेंस के लिए या न्यू वैकेंसी जो आएगी 2026 के लिए उसके लिए भी। अभी से आप फाउंडेशन बैच लेकर के तैयारी शुरू कर दीजिए, या फिर आप UPPCS मेंस टारगेट कर रहे हैं, अभी मेंस आंसर राइटिंग सीख सकते हैं 90 डेज़ के प्रोग्राम के साथ। तो ये सब आपके सामने ऑप्शंस हैं। LT ग्रेड की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है तो समय भी कम है अब आपके पास। जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और अच्छे से चाहते सिलेक्शन इसी बार हो जाए तो समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।